नमस्कार। देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लोक सेवा के लिए आधारभूत मूल्य, उसमें सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता पढ़ लिया था। ठीक है, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम 3 मूल्य और पढ़ेंगे: वस्तुनिष्ठता, सहिष्णुता और लोक सेवा के प्रति समर्पण। इन सबको देखेंगे, इनका महत्व देखेंगे और इनको स्थापित करने के उपाय देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्या है? वस्तुनिष्ठता। बॉस, क्या होती है वस्तुनिष्ठता? समझो। देखो, मान लो कोई क्रिमिनल्स है, ठीक है, कोई क्रिमिनल है और उस क्रिमिनल ने कोई क्राइम कर दिया, कर दिया क्राइम, और वो किसी मंत्री का बेटा है। ठीक है, और मंत्री जी क्या कहेंगे कि देखो, उससे जुर्म तो हो गया है, लेकिन वो क्या है, मेरा बेटा है, तो सजा क्या दी जाए? कम दी जाए। ठीक है, लेकिन बॉस वहीं एक जज देखेगा और क्या बोलेगा कि नहीं, वो कोई मंत्री का बेटा नहीं है, कोई नहीं है, वो सिर्फ एक अपराधी है। अब बताओ, जज भी एक इंसान है और मंत्री भी एक इंसान है, दोनों के निर्णय में फर्क है बॉस, है? फर्क तो है। एक का निर्णय वस्तुनिष्ठ है और एक का निर्णय पक्षपात पर है। एक पक्ष ले रहा है और एक निष्पक्ष है। जरूर है। देखो बॉस, अब समझना इसी कहानी के द्वारा कि वस्तुनिष्ठता होती क्या है। समझना कि व्यक्ति का कोई भी निर्णय गुण दोषों पर आधारित होना चाहिए। समझो, व्यक्ति का कोई भी निर्णय गुण दोषों पर आधारित होना चाहिए, उसमें व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? उसमें क्या नहीं होना चाहिए? व्यक्तिगत चेतना। अब देखो बॉस, कहानी सुनाइए तो अर्थ भी मैं बताऊंगा। कहानी क्या थी कि देखो, मंत्री जी का बेटा था और क्राइम कर दिया था। ठीक है, तो मंत्री तो व्यक्तिगत रूप से, मंत्री जी में क्या थी? व्यक्तिगत चेतना थी उसके लिए, तो व्यक्तिगत रूप से बोल रहे थे कि नहीं, अब थोड़ा माफ कर दीजिए, थोड़ा सजा कम कर दीजिए। लेकिन जज के अंदर क्या नहीं थी? व्यक्तिगत चेतना। जज ने सिर्फ उसको गुण दोषों के हिसाब से देखा कि इस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है और क्या दोष है, उसके आधार पर दिया निर्णय। तो हम निकालेंगे यहां से वस्तुनिष्ठता की परिभाषा। देखो कैसे कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि व्यक्ति कोई भी निर्णय करते समय संबंधित व्यक्ति के गुण दोषों को ध्यान में रखे, उसमें व्यक्तिगत चेतना ना हो। समझ में आ रहा है? हम गए शहर में और हमें कोई वस्तु बहुत पसंद आ गई है, और हमने पसंद के चक्कर में उसको खरीद लिया है और उसके गुण और दोषों को देखा ही नहीं। मतलब पसंद में, मतलब व्यक्तिगत चेतना के हिसाब से अपन ने उसको खरीद लिया, लेकिन हमने उसको ढंग से देखा ही नहीं कि बताओ इसके गुण क्या है, दोष क्या है। अब वो यूं ही घर में पड़ी है फिजूल, तो हो रहा है ना नुकसान अपना। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता का गुण एक लोक सेवक होना बहुत जरूरी है कि वो हर वस्तु, व्यक्ति, घटना को गुण दोषों के हिसाब से देखे, ना कि व्यक्तिगत चेतना में सरागोर होकर देखे। अच्छा, अब बात बताओ, व्यक्तिगत चेतना में क्या शामिल है? देखो, जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है उसमें या तो कोई विचारधारा हो सकती है हमारी, ठीक है, या पूर्वाग्रह हो सकते हैं। ठीक है, विचारधारा व
पूर्वाग्रह हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे व्यक्तिगत चेतना में है बॉस। या फिर देखो एक चीज हो सकती है, ये तो होती है कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होती है, यदि मान लो हमने बस इमेजिन कर लिया कि सामने हम जो वस्तु खरीद रहे हैं या हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो व्यक्ति अच्छा है, हमने उसके गुण दोष देखे ही नहीं, हमें बाद में पता चला। समझ आ रहे हो? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। एक लोक सेवक के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए बॉस, क्योंकि उसे लोक सेवा कार्य करना है और लोक सेवा के कार्य के लिए हमें बहुत सारे व्यक्तियों, वस्तुओं, संसाधनों की जरूरत पड़ती है और उन सभी को उन गुण दोषों के हिसाब से एडजस्ट करना है या सेपरेट करना है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम अपनी सरकार का बहुत सारा नुकसान होने से बचा लेंगे। तो वस्तुनिष्ठता क्या है परिभाषा के रूप में? लिखनी तो हमको परिभाषा ही है एग्जाम में, कि व्यक्ति का कोई भी निर्णय गुण दोषों पर आधारित होना चाहिए, उसमें व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव नगण्य हो। क्या लिखेंगे? आई रिपीट, कि व्यक्ति का कोई भी निर्णय गुण दोषों पर आधारित होना चाहिए, उसमें व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव नगण्य हो। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठता कहलाती है। समझ में आ गया? चलो देखो इसका क्या महत्व है वो भी देख लेंगे। ठीक है बॉस? महत्व समझेंगे। चलो महत्व क्या सकता है कि देखो वस्तुनिष्ठता यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का सभी व्यक्तियों पर समान रूप से क्या करे? निर्वहन करे। तो बॉस वस्तुनिष्ठता क्या करती है? वस्तुनिष्ठता क्या करती है कि वह लोक सेवक को इंगित करती है इस बात के लिए, लोक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक है कैसे करे? समान रूप से करे। तटस्थ होकर बॉस। अब समझना ये क्या लिखा है। देखो अपन महत्व पढ़ रहे हैं और महत्व में पहला महत्व क्या है इसका, कि वस्तुनिष्ठता यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन समान रूप से करे, तटस्थ होकर। देखो यदि मान लो कोई लोक सेवक बहुत ज्यादा वस्तुनिष्ठ है और उसके कुछ कर्तव्य हैं, तो वह अपने कर्तव्यों को सभी पर समान रूप से निर्वहन करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक मंत्री के लिए उसके कर्तव्य बहुत अधिक होंगे और हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं होगा। उसके लिए सभी समान होंगे। नहीं समझ में आ रहा? यदि वो सिर्फ वस्तुनिष्ठ है तो वो सिर्फ हमें जनता मानेगा। जनता में कोई बिजनेसमैन है, कोई गरीब है, वो उसमें फर्क नहीं करेगा। वो सोचेगा नहीं, दोनों इंसान हैं, दोनों भारत के नागरिक हैं और दोनों को ही समान अधिकार है। हो सकता है? देखो एक क्या हो सकता है कि देश के, दूसरा बोलेंगे, देश के कानूनों को सभी नागरिकों पर लागू किया जा सकता है। इसका दूसरा महत्व क्या है कि देश के जो कानून है, देश के कानूनों को सभी नागरिकों पर लागू किया जा सकता है। नहीं समझ में आया?
देश में जो भी कानून चलते हैं हम बता सकते हैं कि देखो ये कानून जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका ने जारी किया है, ठीक है, ये कानून सभी के लिए क्या है, वस्तुनिष्ठ है। यदि हम समस्त जनता है, समझना बात को, देखो मान लो कोई लोक सेवक है और लोक सेवक यदि क्या है, वस्तुनिष्ठ है, तो ऐसा नहीं कि एक विशेष कानून से किसी को विशेष फायदा पहुंचाने का कार्य करेगा, नहीं, वो कानून को सभी पर समान रूप से लागू करेगा। देश के कानूनों को सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाएगा, समान रूप से लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोक सेवक भाई साहब वस्तुनिष्ठ है, लोक सेवक के पास ऑब्जेक्टिविटी है। यदि सरकार ने कोई भी कानून बनाया है जो हर तबके के लिए आवश्यक है, तो उस तबके तक लोक सेवक पहुंचाएगा, उसको किसी व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि देश के कानूनों को सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू कर सकते हैं, तो इसका पहला महत्व क्या था कि वस्तुनिष्ठता बॉस ये सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन समान रूप से करेगा, तटस्थ होकर करेगा। दूसरा क्या है कि वो सभी कानूनों को समान रूप से लागू करवाएगा, यही ध्यान रखना है। तीसरा क्या हो जाएगा, यहां लिख दूं, थर्ड, कि हम नैतिक दुविधा में तर्क कर सकते हैं, नैतिक दुविधा, ठीक है, नैतिक दुविधा में हम नैतिक तर्क कर सकते हैं या हम नैतिक दुविधा की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। कैसे? देखो बॉस, यदि आप बहुत ज्यादा वस्तुनिष्ठ हो तो आप पर कोई भी व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है, और यदि आप पर कोई व्यक्तिगत चेतना का प्रभाव नहीं रहेगा तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। यदि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप नैतिक दुविधा से बाहर निकल सकते हो। नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए आप नैतिक तर्क दे सकते हो। बताओ, दे सकते हो? ठीक है, इससे क्या होगा? फोर्थ नंबर, इससे प्रशासनिक शक्तियों का बेहतर उपयोग होगा। बताओ, इससे प्रशासनिक शक्तियों का बेहतर उपयोग होगा। देखो, पहला क्या था कि लोक सेवक अपने कर्तव्यों का पालन समान रूप से करेगा यदि वो वस्तुनिष्ठ है तो, और देश में जितने भी कानून हैं उनको समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू करेगा। और तीसरा क्या था कि नैतिक दुविधा से वो बाहर निकल सकता है मैं तो इसका। फोर्थ क्या है कि प्रशासनिक शक्तियों का बेहतर उपयोग होगा। एक और समझ लो, इसको मिटा दूं। देखो, एक और समझो। देखो, हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई लोक सेवक मान लो बहुत अच्छा वस्तुनिष्ठ व्यक्ति है, तो हम लोकहित में ये आशा करेंगे कि वह निष्पक्ष व सटीक निर्णय देगा। वह लोकहित में निष्पक्ष व सटीक निर्णय देगा यदि कोई लोक सेवक बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ है तो। ठीक है, समझ में आ रही है? महत्व इसके समझ में आ गए। देखो, कुछ महत्व अपन को भी ढूंढने पड़ते हैं। आ रहा समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो, अब हमने इसको जान लिया, थोड़ा सा समझ लिया। अब ये बताओ कि एक तो हमने इसका पढ़ लिया कि क्या लाभ है इसके,
इसको भी पढ़ लिया। इसको हम स्थापित कैसे कर सकते हैं? मेन मुद्दा ये है, गुण है लेकिन हमें प्रशासन में लेके आने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे पहला देखो, स्थापित करने के उपाय। ठीक है, तो इसको कैसे स्थापित कर सकते हैं भैया? कैसे? सबसे पहले तो हम जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में हम इस गुण को शामिल कर लेंगे। कैसे? कि जब हम किसी लोक सेवक को चुनेंगे, लोक सेवक को, तो हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, क्या ये वस्तु व्यक्ति घटनाओं को सही और गलत गुणों के आधार पर देख सकता है या नहीं देख सकता, या फिर कुछ अपना ही झमेला चला रहा है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम चयन प्रक्रिया में इस गुण को शामिल कर लेंगे कि यदि आपके अंदर ये गुण है तो आप सिविल सेवा में आ सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि हम नैतिक संहिता का पालन करें। ठीक है, नैतिक संहिता का पालन करें, वह आचरण संहिता, ये हर विभाग में होती है, आचरण संहिता, नैतिक संहिता व आचरण संहिता का क्या करें? पालन करें। हो सकती है। और क्या हो सकती है थर्ड नंबर पे? कि विशेष कार्यों, ये बात समझना अच्छे से, विशेष कार्यों के लिए मानक निर्धारित करना। विशेष कार्यों के लिए मानक निर्धारित करना। नहीं आया समझ में? जैसे किसी को आईपीएस बनना है, तो आईपीएस बनने के लिए हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लें। ठीक है, जैसे आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपके अंदर ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि वो एक विशेष कार्य है, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है। ठीक है, आ सकती है ऑब्जेक्टिविटी, आ सकती है। कैसे आ सकती है? कि फिर हम देखेंगे कि क्या तुम इसके लायक हो, क्या नहीं हो, इसमें जाने के लिए तुम्हारे पास कितने गुण हैं, कितने नहीं है। ठीक है, और होंगे तो आप जा सकते हो। समझ में आ रहा है? बताओ। या फिर हम एक कार्य और कर सकते हैं, फोर्थ नंबर, कि जो वस्तु है, व्यक्ति है, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके संबंध में हम अधिक से अधिक सूचना ले लेंगे। अधिक से अधिक क्या लेंगे? सूचना ले लेंगे। अब देखो बॉस, यदि हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना का अधिक से अधिक ज्ञान है, तो हमारी व्यक्तिगत चेतना उसमें काम भी नहीं करेगी। नॉलेज सामने पड़ा है, हम उसको सही या गलत में छांट लेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे मान लो भैया, समझो, अच्छे से समझना है। कोई फोन लेने गए, फोन ओप्पो का, अगर ओप्पो का फोन के पीछे क्या लिखा होता है? डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। यदि ओप्पो उसके पीछे 10 पेज का नोट्स लिख देना कि देखो हमारे फ़ोन में ये कमी है, ये गुण है, मतलब 10 पेज, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख दे, तो हम उसमें अपना कुछ व्यक्तिगत एफर्ट नहीं डालेंगे। समझ आ रहा है? तो अधिक से अधिक नॉलेज लेने पर हमारे अंदर ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। आ जाती है? बोलो बॉस, आ जाती नहीं आती? एक और कर सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ाकर। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर बॉस, उधर क्या हो रहा है हमको पता चल जाए तो काम बन जाए। समझ में आ रहा है? उधर क्या हो रहा है हमको पता चल जाए, तुम्हारे पास नॉलेज आ जाए। नॉलेज आने से हमारे अंदर क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी।
क्योंकि बहुत सारी नॉलेज होगी तो हम उसमें अपना व्यक्तिगत एफर्ट नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो, वस्तुनिष्ठता के अपन ने महत्व पढ़ लिए और इसे स्थापित करने के उपाय पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे, उसको समझना है। उसका नाम है सहिष्णुता, टॉलरेंस। उसको भी समझना है और इसी तरह से एग्जाम में लिख के आना है। बाकी तो सब हवाई बात है। यदि मैं आपको थोड़ा लेक्चर दे के चला जाऊं यहाँ से, तो आपके तो कोई मतलब की चीज़ है ही नहीं। वो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ज्ञान, अब वहाँ से सुन लेना। देखो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। देखो, सहिष्णुता क्या होती है, पहले मैं परिभाषा लिखता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। समझना कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आदत, ठीक है, आदत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी आदत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता अलग होती है, उनके प्रति न्यायोचित, ठीक है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, एवं सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति रखना। अब परिभाषा कठिन हो रही है तो समझो ध्यान से कि सहिष्णुता क्या होती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी आदत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता अलग है, फिर भी उनके साथ न्यायोचित, वस्तुनिष्ठ एवं सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति रखना क्या हो सकती है? सहिष्णुता हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल, उसे समझना। क्या एग्जांपल? कि यदि मान लो आपका कोई मित्र है और मित्र अरब प्रायद्वीप का है। देखो, अरब प्रायद्वीप का है तो उसकी राष्ट्रीयता अलग है, पहले तो उसका धर्म अलग है, उसके विचार अलग है, उसकी आदत अलग है, वो मांसाहारी है, ठीक है, वो रिजिड है मान लो, ठीक है, उसका धर्म मुस्लिम है, मुस्लिम मान लो, ठीक। मुस्लिम से थोड़ा सा वो नहीं करना परहेज, मुस्लिम इज जस्ट अ कॉमन मैन, आप भी हो जैसे वो भी है, समझ आ रहा है? तो मान लो यदि आपको कोई मित्र है जिसकी आदत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता अलग है, फिर भी उसके प्रति न्यायोचित, जैसा न्याय हो सकता है, वस्तुनिष्ठ एवं सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति रखना। वस्तुनिष्ठ एवं सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति रखना कि हाँ भाई, तुम कैसे भी हो, भले तुम हमसे बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एक न्याय का भाव है, न्यायोचित ऑब्जेक्टिविटी है तुम्हारे लिए। हम तुम्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं देख रहे हैं, हम तुम्हारे गुण दोषों के ऊपर देख रहे हैं। और सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति है, ये क्या है? सहिष्णुता है। ये क्या है? सहिष्णुता है बॉस। सम्मान ना है इसमें, सम्मान पूर्ण मनोवृत्ति। अरे यार अच्छे से समझो, थोड़ा सा क्या समझो। अंग्रेज, मान लो कोई अंग्रेज कैमरा टांग के, टोपी लगा के, अब वो आ गया आगरा के किले में घूमने के लिए, अब वो उधर कैमरा लेके फिर रहा है। तो इंडियंस में रहता है ना कि देखो इन्होंने हमें एक वो गुलाम बनाया था, तो आज इसको ही गुलाम बना डालते पकड़ के। तो कुछ शरारती बच्चे सोचते हैं कि इसको गुलाम बना दें आज। देखो बॉस, उसकी आदत, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता अलग है, और यदि हम उसे गुलाम बनाने जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चेतना या पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।
देखो उसका कोई भी हाथ नहीं है, बात गुलाम बना, गुलामी झेली बात ने, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि हम उससे सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये हम गलत कर रहे हैं। तो देखो बॉस, एक लोक सेवक के अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि लोक सेवक को सिर्फ भारतीयों के लिए ही काम नहीं करना है, भारत से बाहर भी कोई लोग आते हैं, भारत में ही कई सारी विविधताएं हैं। यदि मान लो कोई लोक सेवक हिंदू समाज से है तो उसे मुस्लिम समाज के बीच कार्य करना है, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, सबके बीच में कार्य करना है, तो उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए। सहिष्णुता बेसिकली सहन करने की क्षमता है। क्या है? सहन करने की क्षमता है। क्या बोल सकते हैं हम कि अपने से सर्वथा भिन्न मत हैं, जो अपने मत हैं उनसे सर्वथा भिन्न मत हैं। अपने सर्वथा भिन्न मत वाले व्यक्तियों को भी सहज रूप से लेने की योग्यता है बॉस। टोटली भिन्न है, टोटली अलग है, फिर भी उनको बड़े सहज ढंग से ले रहे हैं। जंगल में घूमने गए, मान लो वहां कोई आदिवासी आ गया, बिल्कुल एकदम जंगली टाइप का, हाथ में भाला लिए, आप बिल्कुल उसको देख के डर नहीं रहे हो, सहज हो कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, धर्म, राष्ट्रीयता सब कुछ अलग है, विचार अलग है, फिर भी आप उसके प्रति सहिष्णु हो, कट्टर नहीं हो। कट्टर नहीं बनना है। कट्टर व्यक्ति कब बनता है? जब वो सहिष्णु नहीं होता है, उसके अंदर पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, ये सब कुछ होती हैं, तब बनता है वो कट्टर। समझ में आ गया? तो ये एक आवश्यक गुण है लोक सेवा में, होना ही चाहिए। इसके क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि बिना फायदे के तो हम कुछ पढ़ते भी नहीं हैं। महत्व क्या है इसके? ठीक है, महत्व देखेंगे। देखो महत्व क्या क्या हो सकता है। सहिष्णुता, के महत्व समझना अच्छे से कि हम इससे क्या कर सकते हैं। समरसता का भाव ला सकते हैं, समाज में ला सकते हैं। समरसता का समाज में क्या लिखा है? समरसता का भाव। अब सर पूछो कि समरसता क्या होती है? अरे समरसता होती है समान भाव। समझ में आ रहा है? जैसे रावतों में समान भाव होता है, जैसे मुस्लिम में समान भाव होता है, ठीक है, जैसे पारसियों में समान भाव होता है, ऐसे ही सभी जो धर्म हैं, सभी जो समुदाय हैं, उनमें समान भाव लाना, समरसता लाना, समान रस हो, तो हम सामाजिक समरसता ला सकते हैं, सामाजिक समरसता का भाव ला सकते हैं। यदि सभी व्यक्ति सहिष्णु हो, लोक सेवक ही सहिष्णु हो, लोक सेवक जनता से अगर बात करेंगे ना, तो जनता भी क्या होगी? सहिष्णु होगी। बताओ, हम विश्व शांति के लिए कार्य कर सकते हैं। विश्व शांति एवं सह अस्तित्व, हम विश्व शांति और सह अस्तित्व के लिए कार्य कर सकते हैं। बताओ, कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं? हम विश्व शांति और सह अस्तित्व के लिए कार्य कर सकते हैं। हम एकता और अखंडता ला सकते हैं। एकता और अखंडता ला सकते हैं, ला सकते हैं। देश में है हमारे में, देश में हमारे में धर्म को लेकर विविधता है, भाषा को, खान पान को, रहन सहन को, फिर भी हमने विविधता में एकता का नारा दिया है और दुनिया इस बात से चौंक गई है। हमारा यदि यूरोप में जाओ तो यूरोपियन मिलेंगे, अरब में जाओ तो अरबी मिलेंगे, हमारा चीन में जाओ तो चाइनीज मिलेंगे, लेकिन भारत में आओगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी हैं सब मिलेंगे। यही तो इंडिया है यार, इसी की तो पहचान है। हम इससे नैतिक प्रगति कर सकते हैं बॉस। क्या कर सकते हैं? नैतिक प्रगति कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम इससे लोगों को क्या दे सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे सकते हैं।
आप समझना ये क्या चक्कर है। देखो, यदि सभी व्यक्ति सहिष्णु हैं या लोक सेवक बहुत ज्यादा सहिष्णु है तो वो सबको बोलने की आजादी देगा। यदि हमें किसी के विचार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो सभी व्यक्ति खुलकर बोल पाएंगे। समझ रहा है? या अपन ने कुछ बोला और हाँ, अभी देखो विकास सर वाला क्या हुआ था, अभी विकास बिगड़ सर ने कुछ बोला और एकदम पूरा वो मीडिया टूट पड़ा उनके ऊपर। जनता सहिष्णु नहीं है, कट्टर होती जा रही है, विशेष धर्म के प्रति, विशेष राजनीति के प्रति। समझ में आ रहा है? यदि सभी व्यक्ति सहिष्णु होंगे तो सभी के विचारों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। यही तो बात है। पहले क्या पढ़ा था कि समाज में हम समरसता का भाव ले आएंगे बहुत, विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे, सहिष्णुता के लिए कार्य करेंगे, एकता और अखंडता ले आएंगे, नैतिक प्रगति होगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी सभी को। होगी कि नहीं होगी? और प्रशासन, देखो प्रशासन को क्या लाभ है कि प्रशासन के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच डेवलप होगी। सकारात्मक क्या होगी? मनोवृत्ति डेवलप होगी। ठीक है? यदि प्रशासन हमारा बहुत अधिक सहिष्णु बन जाए तो जनता की प्रशासन के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित होगी। तो बताओ, इतना महत्वपूर्ण गुण है तो भैया कैसे करेंगे इसको स्थापित? तो आओ समझते हैं फिर कैसे करेंगे इसको स्थापित। देखो, अब बात समझना, सहिष्णुता और सहिष्णुता को करना है प्रशासन में स्थापित। ठीक है? स्थापित करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यदि हम सोचो सभी को प्रति समानुभूति रखें, व्यक्ति के प्रति समानुभूति, क्या रखें? समानुभूति रखें। यदि किसी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो हम उसके प्रति समानुभूति वाला भाव रखेंगे तो बताइए हम उस व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएंगे? सहिष्णु हो जाएंगे। यदि हमने उसकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो हम क्या हो जाएंगे? सहिष्णु हो जाएंगे। समझे ना? इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? बाध्यकारी संपर्क। बाध्यकारी संपर्क, ठीक है? मान लो एक बच्चा है केरल का और एक बच्चा है कश्मीर का, दोनों आपस में क्या नहीं है? सहिष्णु नहीं है, तो उनको जबरदस्ती उनके साथ रखा जाए, मतलब बाध्य करके रखा जाए, बाध्य करके, बाध्यकारी संपर्क, दोनों को बाध्य करके संपर्क में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? वह आपस में सहिष्णु हो जाएंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा, खान पान का होगा, रहन सहन का होगा कि नहीं होगा? बताओ। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, थर्ड नंबर, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहां लोग मिल सकते हैं, कार्यक्रम में त्योहार हैं, उत्सव हैं, उनका बहुत अधिक मात्रा में आयोजन किया जाए। ठीक है? ग्वालियर, इंदौर और अन्य शहरों में मेले लगाए जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार मेलों का आयोजन होता है। वो केवल व्यापारिक दृष्टि से मेले महत्वपूर्ण नहीं होते, मेले में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलते हैं और उनकी सोच विचार आपस में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, जिससे वो एक विशेष धर्म, वर्ग, धर्म, भाषा के प्रति सहज हो जाते हैं। अमेरिकन्स के प्रति, यदि अमेरिकन्स यहाँ आएंगे रहने के लिए तो हम उनमें से उनके साथ शायद सहिष्णु नहीं हो पाए,
लेकिन वो कुछ टाइम तक हमारे साथ रहेंगे तो हम उनके साथ सहिष्णु होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो क्या बात को? हम सहन करना सीख जाएंगे। देखो यहां सहिष्णुता का मतलब सहन करना नकारात्मक भी मत लेना कि हम किसी को सहन कर रहे हैं, वो गलत है। किसी को सहन करना गलत है। किसी से सहज रहना सही है। सहज रहो, ना कि सहन करो। तो बहुत सहज रहना है, सहन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? देखो पहला क्या कर सकते थे कि हम किसी के प्रति समानुभूति का यदि भाव रखेंगे, यदि समानुभूति का भाव रख के हम चीज़ों को समझेंगे तो हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाएगी। दूसरा बाध्यकारी संपर्क। ठीक है, बाध्यकारी संपर्क से हमारे अंदर क्या आ जाएगी? सहिष्णुता आ जाएगी। थर्ड नंबर क्या होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों, उत्सवों का आयोजन किया जाए जिससे लोग आपस में मिलें और सहिष्णुता का गुण विकसित हो। फोर्थ क्या बोल सकते हैं? संवेदनशीलता के साथ प्रशिक्षण। यदि हम लोक सेवा को ट्रेनिंग दे रहे हैं बॉस, तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ दी जाए। एक विशेष वर्ग के प्रति संवेदना व्यक्त की जाए कि देखो इस तरह का ये वर्ग रहा है। यदि व्यक्ति उसको फीलिंग के लेवल पर, भावों के लेवल पर समझेगा तो व्यक्ति उस समाज से अपने आप को घनिष्ठतम रूप से जुड़ा हुआ पाएगा और वह सहिष्णु हो जाएगा उस समाज के प्रति। तो जो ट्रेनिंग करवाई जाए उसमें संवेदनशीलता का बड़ा ध्यान रखा जाए। हो सकता है? बताओ, संवेदनशीलता के प्रति ध्यान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। और एक और बोलेंगे लास्ट, फिफ्थ नंबर का, इधर लिख देता हूं मैं, फिफ्थ, कि नकारात्मक सूचना प्रवाह को रोकना। देखो जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं कह दूं, यदि देखो आमतौर पर हरियाणा के लोग और एक ले लो असम का, ठीक है, अब दोनों करेंगे कंपैरिजन तो वो दोनों को आपस में बहुत सारी क्या है? पूर्वाग्रह है और निगेटिव इंफॉर्मेशन है। इसलिए हरियाणा का व्यक्ति जो असम वाले व्यक्ति के साथ सहिष्णु नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये निगेटिव बातें रोकनी है। यदि मान लो कोई व्यक्ति है, आपके सामने भी कोई व्यक्ति है, तो वो आपसे सहज नहीं हो पाएगा जब तक यदि वो आपके बारे में निगेटिव सोच रहा है। यदि पॉजिटिव सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही, तो कम से कम नेगेटिव जाने से रोको, तब सहिष्णुता का गुण डेवलप होगा बॉस। समझ में आ रहा है? देखो पहला पढ़ लिया, सहानुभूति का भाव रखना है, बाध्यकारी संपर्क, नकारात्मक सूचना प्रभाव रोकना है, संवेदनशीलता से प्रशिक्षण देना है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों, उत्सवों का आयोजन करना है। इससे सहिष्णुता का गुण डेवलप होगा। ठीक है, देखो इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको भी पढ़ेंगे, लोक सेवा के प्रति समर्पण। अब समझना है इस बात को। देखो लोक सेवा के प्रति समर्पण, अब इसको अच्छे से समझना, ये समझ ले तो खेल हो गया बस। लोक सेवा के प्रति समर्पण। अब मैं मान लेता हूं कि आप एक लोक सेवक हैं। देखो इसी टॉपिक में आपको मान सकता हूं कि आप एक लोक सेवक हैं, और आप लोक सेवक हैं तो लोक सेवा के प्रति आपका समर्पण भाव यहां बताना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि लोक सेवक, लोक सेवक, समझना बात को अच्छे से समझना, लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति पूर्ण ईमानदार होना क्या है?
लोक सेवा के प्रति समर्पण है। समझो बात को कि जो एक लोक सेवक है, लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति पूर्ण ईमानदार होना क्या है? लोक सेवा के प्रति समर्पण है। समर्पण है। लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति पूर्ण ईमानदार होना, लोक सेवा के प्रति क्या है? समर्पण है। अब मैं पूछता हूं समर्पण क्या होता है बॉस? समर्पण ये क्या होता है? क्या होता है? इसे हम बोल सकते हैं कि किसी व्यक्तिगत या सामुदायिक या व्यवसायिक, किसी व्यक्तिगत या व्यवसायिक उद्देश्य के प्रति, किसी व्यक्तिगत या व्यवसायिक उद्देश्य के प्रति उच्च तीव्रता वाली मनस्थिति कि बस मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, होता है ना डेडिकेशन, किसी पर बहुत ज़्यादा समर्पित भाव है, बहुत ज़्यादा समर्पित भाव है। तो वो कैसा होगा कि कोई भी हमारा उद्देश्य है, व्यक्तिगत उद्देश्य है या व्यवसायिक उद्देश्य है, उसके प्रति बहुत तीव्रता वाली स्थिति है। मतलब समझ रहे हो बात को? यदि हमारा कोई उद्देश्य है और उद्देश्य में हमारी बहुत अधिक तीव्रता है कि हाँ नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो बस इसको क्या कहते हैं? समर्पण कहते हैं इसको, समर्पित हो जाना। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोलेंगे समर्पण में? अच्छे समझना बात को। ठीक है, कि किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य के प्रति, आप शब्द पर ध्यान देना, के प्रति प्रतिबद्धता, ये शब्द मैं भूल गया था आई थिंक, प्रतिबद्धता की उच्च तीव्रता वाली स्थिति, हम बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं किसी पर, प्रतिबद्धता की उच्च तीव्रता। अब यहां बात किसकी हो रही है? बात हो रही है लोक सेवा की। लोक सेवा के प्रति समर्पण मतलब कि लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की उच्च तीव्रता। यदि मान लो कोई लोक सेवक है तो लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति कितना समर्पण भाव है, कितनी प्रतिबद्धता है उसके अंदर, वो क्या कहलाएगा? लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव। यदि कोई लोक सेवक लोक सेवा के प्रति पूर्ण ईमानदार है तो इसे क्या बोलेंगे? लोक सेवा के प्रति समर्पण बोलेंगे। इसकी महत्व समझ लेते हैं, क्या है इसके महत्व है। ठीक है, इसके महत्व समझ लेते हैं, अच्छे समझना। देखो ये जो एथिक्स का पार्ट है बहुत धीरे धीरे चलता है और इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? तुमको तो समझ में आ रहा है। अब समझो पहला कि यदि मान लो कोई लोक सेवक है और वो अपनी लोक सेवा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, बहुत ज़्यादा समर्पित है, तो इससे क्या होगा? बताओ क्या होगा? इससे लोक सेवा की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। लोक सेवा की कार्य प्रणाली में क्या आएगा? सुधार आएगा। आएगा? बताओ, लोक सेवा की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं कि वह जटिल परिस्थितियों में भी सटीक निर्णय कर सकता है। अब भैया ये कैसे कर सकता है? यदि मान लो कोई लोक सेवक लोक सेवा के प्रति बहुत अधिक समर्पित है तो वह जटिल परिस्थितियों में भी सटीक निर्णय कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा समर्पित है, तो वो उसके सभी आयामों को जानता होगा। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ना हम। यदि कोई लोक सेवक लोक सेवा के प्रति बहुत हद तक समर्पित है तो वो जटिल परिस्थितियों में भी सटीक निर्णय कर सकता है।
ठीक है। और क्या हो सकता है, जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो हमारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, योजना है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में योजना है, वो लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेंगे, जो वास्तविक लाभार्थी है, जो वास्तविक लाभार्थी है उस तक वह योजनाएं पहुंचेंगी। क्योंकि जो व्यक्ति लोक सेवक है और उसका लोक सेवा के प्रति बहुत अधिक समर्पित भाव है, तो वह लोक सेवा के उन मूलभूत सिद्धांतों को भी फॉलो करेगा। क्योंकि लोक सेवा क्या बोलती है कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। बताओ समझ में आ रहा है? और भी इसके एक और लाभ हो सकता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक मूल्यों का कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समानता हो गया, न्याय हो गया। यदि कोई लोक सेवा के प्रति बहुत अधिक समर्पित है तो उसमें समानता के गुण होंगे, न्याय के गुण होंगे। बताओ होंगे? तो देखो पहला क्या पढ़ाया था कि जो लोक सेवा है हमारी, टिक करेंगे, लोक सेवा की कार्य प्रणाली में क्या आएगा? सुधार आएगा। जटिल से जटिल परिस्थितियों में हम सटीक निर्णय कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाएं वगैरह क्या होंगी? बेहतर क्रियान्वित होंगी। और संवैधानिक मूल्यों की क्या होगी? प्राप्ति होगी। ठीक है। और पांचवा हम लिख सकते हैं कि प्रशासन सुदृढ़ होगा। प्रशासन क्या होगा? प्रशासन सुदृढ़ होगा। ठीक है, प्रशासन सुदृढ़ होगा। समझ में आ रहा है? बस इतना समझना है। इसके बाद हम इसका लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं कि ये लोक सेवा के अंदर लोक सेवकों का समर्पित भाव बढ़ाना हम चाह रहे हैं, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, ये समझेंगे। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, देखो अच्छे समझना, आज अभी बिल्कुल समझना। देखो उपाय सबसे पहले हम देंगे वो ना उचित प्रशिक्षण। ठीक है, यदि ट्रेनिंग बेस्ट होगी, लोक सेवा की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लवासना में होती है। यदि ट्रेनिंग बेस्ट होगी उन्हें ट्रेनिंग में सारी मूलभूत बातें सिखाई जाएंगी, प्रशासन की सारे फंडामेंटल वैल्यूज सिखाए जाएंगे, जितने भी है मूलभूत वैल्यूज हैं वो सिखाई जाएंगी, तो लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति समर्पित भाव आएगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि उचित आचरण संहिता बनाकर, हर विभाग में हम एक उचित आचरण संहिता बनाएं कि लोक सेवक को इसी आचरण को फॉलो करते हुए अपने कार्यों करना है। थर्ड क्या हो सकता है? पुरस्कार व दंड की नीति। ये तो सुना होगा कि यदि मान लो कोई लोक सेवक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाए। उससे पुरस्कृत करने से क्या होगा कि जो अन्य लोक सेवक है उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और यदि कोई लोक सेवक बहुत बुरा कार्य कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए। यदि वो लोक सेवा से विपरीत कार्य कर रहा है तो उसे दंडित किया जाए। दंडित करने से उसे क्या होगा? उसके अंदर जो, तो एक तरह से क्या आएगा? लोक सेवा के प्रति डर आएगा कि हाँ मुझे लोक सेवा में अच्छा काम करना है। उसके आसपास जो उसके कलीग्स होंगे उनमें भी ये संकेत जाएगा कि हमें लोक सेवा के प्रति समर्पित रहना है। ठीक है। फोर्थ क्या हो सकता है कि विशेष कार्यों के लिए हमें विशेष छूट दी जाए। विशेष छूट दी जाए। अब समझना ये क्या होता है। यदि मान लो हम किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं तो हमें स्पेशल पावर्स दिए जाए, तब लोक सेवकों को काम करने में मजा आता है कि हाँ, तो कोई विशेष कार्य है उसके लिए हमें विशेष छूट दी जाए। यदि उनको लगे कि हाँ लोक सेवा जो
पब्लिक सर्विस है वो हमको सपोर्ट कर रही है, तो पब्लिक सर्वेंट भी उसको सपोर्ट करेंगे। करेंगे बॉस, करेंगे उसको। और फिफ्थ नंबर क्या हो सकता है कि कार्य क्षमता अनुसार। देखो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई भी लोक सेवक जो होते हैं उन्हें कहीं छुट्टी नहीं मिलती है, उनकी फैमिली कहीं जा नहीं पाती है, तो अगर उन्हें ये बहुत ज़्यादा अलगाव वाली स्थिति आती है ना, तो फिर उनका ना तो वो इधर ढंग से कार्य करते, ना वो अपने उधर अच्छे से कार्य करते। तो उनको कार्य जो देना है वो क्षमता अनुसार देना है, जितनी उनकी क्षमता है, और वो उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तब उन्हें और कार्य देना है। उन पर कार्य का बोझ नहीं डालना है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोक सेवकों का लोक सेवा के प्रति हम समर्पित भाव बढ़ा सकते हैं। एक आधारी मूल्य। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, और निष्पक्षता को क्या बोलते हैं, असमर्थक वायता। उसके बाद वस्तुनिष्ठता पढ़ ली अपन ने, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, सहिष्णुता और लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव या समर्पित भाव। देखो इनमें से कुछ भी दिक्कत आए एक्सप्लेनेशन में, कुछ भी कॉन्सेप्ट में, कंटेंट में, तो आप लोग भी थोड़ा बताना हम लोगों को, आप लोग जो बैठे हुए हो। और ऑनलाइन में भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट में बता देना, हम उस चीज़ को दूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, चलिए धन्यवाद।